वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग लूसेंट का संपूर्ण इतिहास यहाँ पर पढ़ रहे थे, जहाँ पर हम लोगों ने अध्याय 4 शुरू किया था वैदिक सभ्यता को। और ये पिछले दो लेक्चर में ये हमने इस अध्याय को ख़त्म किया था और आज का ये हमारा पार्ट 3 है। और इसमें हम विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उसको देखेंगे, यानी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये लेक्चर नंबर हमारी 12 है। पिछले किए 11 लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ये सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पूरी अपडेट कर दी गई है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपना पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, पूर्व वैदिक ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो आप जानते हैं ये किसको माना जाता है, तो पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक काल बता रहे हैं। तो ऋग वैदिक काल हम आपको बताए थे 1500 BC से लेकर के 600 BC तक का काल होता है। इसमें पूरा वैदिक काल, और इसमें 1500 से 1000 BC तक को कहा जाता है आपकी ऋग वैदिक काल। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी? ए राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है। तो 1500 BC से 1000 BC तक को ऋग वैदिक, 1000 BC से 600 BC को उत्तर वैदिक, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप जानते हैं आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन, पढ़ा लिखा इंसान नॉर्मल भाषा में देखें तो। अगला, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूं, इसका था ज्ञान। चावल, तंबाकू। तो आप जानते हैं तंबाकू का ज्ञान इन लोगों को नहीं था, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कौन सा है। तो आप जानते हैं शुल्ब सूत्र। कौन सी? शुल्ब सूत्र। ये जो वैदिक गणित जो आज हम लोग पढ़ते हैं वैदिक मैथ, तो उसी का एक ये अंग है शुल्ब सूत्र। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो आप जानते हैं प्राचीन युग की संस्कृति तो ऋग्वेद में। अच्छा, यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, तो अगले वर्ष यहाँ पर आंसर हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो इसका ऋग्वैदिक काल हो जाएगा। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। किससे? मुंडकोपनिषद से। यह सबसे बड़ा उपनिषद भी है, ठीक, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख व्यवसाय क्या थी। तो आप जानते हैं ये लोग क्या करते थे, तो पशुपालन करते थे। किस पशु को ज़्यादातर? ये तो गाय को मानते थे, बताए थे आपको। और गाय के लिए अघन्य शब्द का यूज किया गया था। किसका? अघन्य शब्द, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो आप जानते हैं भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या जनक किसको कहा जाता है, सामवेद को। और इसी में संगीत के साथ मूल स्वर सा रे गा मा पा धी ना पूरा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लिपि निर्माता कौन थे। तो आप जानते हैं प्रथम लिपि निर्माता कौन थे, मनु थे। और मनु ने ही एक स्मृति की निर्माण करी थी जिसका नाम था मनु स्मृति। कौन सी? मनु स्मृति। तो इसका निर्माण मनु ऋषि ने ही किया था, जिसका राइट आंसर ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो आप जानते हैं ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप होता है गोधन। क्या होता है? गोधन, यानी गाय की पालन पोषण से ही। और सब इस जिनके पास ज़्यादा गाय थी इस समय उनको माना जाता था कि बहुत धनिक इंसान है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। तो आप जानते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है, ध्यान में रखेंगे। और 7वां मंडल किससे संबंधित है, तो आपको बताया भी थे गायत्री मंत्र से संबंधित है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या आप जानते हैं 18 है। कितनी है? 18। ए नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था। आप जानते हैं इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अस्तोमास सदगम्य कहाँ से लिया गया है। तो आप जानते हैं ऋग्वेद से अस्तोमास सदगम्य शब्द को लिया गया है। और सत्यमेव जयते कहाँ से, तो याद रखेंगे कौन से? मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन, आर्य
भारत से आए और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो आप जानते हैं सर्वप्रथम ये पंजाब वाले रीजन में बसे थे। कहाँ पर? पंजाब में। अच्छा, आर्य कहाँ से आए थे? ये तो जानते हैं आप। बहुत लोगों का हालांकि इस पर विवाद है। कोई बोले थे कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, हिटलर बोला था कि आर्य जर्मनी से आए थे, कोई बोला था आर्य लद्दाख वाले साइड से आए थे। तो बहुत सारी मतलब अपने में मतभेद है। तो आकर कहाँ बसे थे? पंजाब में, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम देवता को पूरा समर्पित है? तो ये कौन सा है? तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और 10वां मंडल शूद्र का लिखा गया और 7वां मंडल में गायत्री मंत्र है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दशराज्य युद्ध किस नदी पर हुआ था? आपको बताए थे पुरुषणी नदी। कौन सी? पुरुषणी या फिर परुषणी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बताए थे 10 राजा युद्ध भरत कबीला सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक? क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। आप जानते हैं ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ? किस मंडल में? तो 7वें मंडल में मिलता है। किस मंडल में? 7वें मंडल में, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, कौन किया था? तो न्याय दर्शन को तो आपको बताए भी थे। न्याय दर्शन के प्रचारक कौन थे? तो गौतम ऋषि। कौन? गौतम ऋषि, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार किताब को आपस से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको, हालांकि नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। भारत प्राचीन में निष्क से जाने जाते थे, तो इसका जो ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, कौन सी इसकी राइट आंसर हो जाएंगे? तो आप जानते हैं कि इस समय भारत में प्राचीन में निष्क से जाने जाते थे, मतलब यहाँ पर स्वर्ण की आभूषण बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। किसकी? स्वर्ण की, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि, ध्यान में रखें। एक बार विचार को, इस चैप्टर के में जो विचार लिखा है उसको पढ़िएगा आप। अगला है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग्य पर, विधि पर, दर्शन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी? सबसे ज़्यादा नदी इसमें वर्णित किया गया था। आप जानते हैं सिंधु नदी के बारे में सबसे ज़्यादा वर्णन देखने को मिलता है और गंगा के बारे में बहुत कम। गंगा का 2 बार जिक्र मिलता है और यमुना का आपको बताए थे 1 बार देखने को मिलता है जिक्र। और ऋग्वैदिक काल में, पूरे ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो पूरे ऋग्वैदिक काल में सरस्वती सबसे पवित्र नदी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो आप जानते हैं कैकई के शासक थे। कहाँ के? कैकई के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुब्भा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीन, तुर्कस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो आप जानते हैं ए अफगानिस्तान में होना चाहिए। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, इसके बाद आपका न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो आप जानते हैं कपिल मुनि ये किसको प्रवर्तित किए थे? तो सांख्य दर्शन को, यानी बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। चलिए, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो आप जानते हैं यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला, वैदिक युगीन सभा क्या थी? ऑप्शन है यहाँ पर गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद होती थी, या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राज्यसभा होती थी। तो इसका राइट आंसर मंत्री परिषद होती थी और वहाँ पे स्थानीय लोग इसी मंत्री परिषद का गठन करते थे। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो आप जानते हैं वैदिक युग में जो शासन प्रणाली हुआ करती थी वो थी आपकी कौन? तो गणतंत्र थी। कौन सी? गणतंत्र। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहला गणतंत्र कौन था? तो ध्यान में रखेंगे लिच्छवी, वैशाली में है, बिहार के वैशाली में, वो सबसे पहला गणतंत्र हुआ करती थी, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप जानते हैं सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नवीन कौन सा है? तो नवीन है अथर्ववेद।
ध्यान में रखें। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 आपकी ऋचा बताई गई है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? आपको बताए भी थे कि एक ऐसा वेद भी है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया, तो है यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद, यानी बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो आप जानते हैं अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदत। विदत सबसे प्राचीनतम संस्था थी। यहाँ पर आंसर हो जाने से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात ना, इसके बाद से आंसर नहीं यहाँ पर रहेगी, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? कौन सा सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है? तो आप जानते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन है। अगला है, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आई थी? तो आपको बताए भी थे कि गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आई, तो आप जानते हैं गोत्र व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में आई थी, उत्तर वैदिक काल में ये आई थी। कौन से? उत्तर वैदिक काल में। और आपको गोत्र के बारे में हम बताए थे यहाँ पर कि शादी विवाह करते समय कुछ वर्ण के लोगों में गोत्र मिलाया जाता है। अगर गोत्र मिल गया तो उस एक गोत्र में विवाह नहीं स्थापित करी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ होता है। अनुलोम विवाह का मतलब क्या अर्थ होता है? कि उच्च वर्ण के पुरुष रहे और निम्न वर्ण की नारी के साथ अगर विवाह करता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए, कपास के लिए। तो आप जानते हैं व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयोग किया गया है। इसके लिए चावल के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? गौतम है। इसके अलावा आप जानते हैं पाणिनि इसका राइट आंसर हो जाएगी। कौन सी? पाणिनि, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम। रचना कौन किए थे? मनु ऋषि। कौन किए थे? मनु ऋषि, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण से, महाभारत से, गीता से, भागवत पुराण से। तो आप जानते हैं आदि काव्य कहा जाता है रामायण को। किसको कहा जाता है? रामायण को। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे मानी गई है? शुरू में ही बात किए थे, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सरस्वती को। किसको? सरस्वती को। और गंगा का बताए थे 2 बार जिक्र किया गया, और यमुना का 1 बार, यानी उतना वो महत्वपूर्ण नदी नहीं थी। अगला है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब, ग्राम, विष, जन। तो आप जानते हैं वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी कुल थी। कैसी थी? कुल। ए नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की पहचान की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसकी राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान में रखेंगे। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो आप जानते हैं जो नरिष्ठ या फिर सामूहिक वाद विवाद अनुल्लंघनीय कहा गया है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप भी कहा गया है? ऑप्शन है इंद्र, इसके अलावा वरुण, इसके अलावा आपकी सूर्य, इसके अलावा विष्णु। तो आप जानते हैं वरुण को कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगी वरुण, बी नंबर राइट आंसर। चलिए अब हम आ चुके अपने 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, राज्य कार्य प्रगति से। तो आप जानते हैं ये किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था। तो इसी में शूद्रों को गलत बताया गया है कि ये लोग यही काम करते रहेंगे, यही मनुस्मृति में। चलिए अगला और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आप जानते हैं गुरु विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी थी।
तो यहाँ पर हमारी जो प्रैक्टिस सेशन है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। तो हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 को पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। अब जो अगर डाउट होगी आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उसके डाउट को अगले क्लास में उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम हमारा रहेगा महाजनपद का उदय। कौन सा? महाजनपदों का उदय। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। कल मात्र आपकी 4 से 5 मिनट की वीडियो एक मिलेगी, उसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जो चैप्टर शुरू करेंगे जैन धर्म बौद्ध धर्म, तब वहाँ से क्वेश्चन भर के पूछेंगे। तो वहाँ का वीडियो अब कल आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।